आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत विधिवत ढंग से चल रही होगी। तो आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। बहुत बेसब्री से आप सब इंतज़ार करते हैं करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स की चर्चा हम करेंगे। पिछले एक सप्ताह में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट सप्ताह से, इसी सप्ताह की बात किया था कि इस सप्ताह से आपको प्रीवियस ईयर का रिवीजन या जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी नज़रों में होंगे जो अभी तक छूटे हुए हैं उनको किस रूप में देखा जाएगा, उनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा यूपीएससी लेवल का जो हमारा प्रश्न पत्र बनता है उसी लेवल का प्रश्न पत्र रहेगा। कथन वाइज उस पर प्रश्न रहेंगे और विधिवत ढंग से आपको उसका अध्ययन कराया जाएगा, आपको उसका रिवीजन कराया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं यदि आप रेगुलर उस साप्ताहिक वीडियो को देखेंगे, साप्ताहिक प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सभी परीक्षाओं में मददगार होगा, विशेष करके राज्य विशेष के लिए और यूपीएससी के लिए। तो चलिए आज हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं। और याद रखिएगा, एक वीडियो आपको सोमवार को, आपसे प्रत्येक सोमवार को एक करंट अफेयर्स का मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा है। दूसरा आपको बुधवार को मिलेगा। बुधवार को क्या रहेगा? बुधवार को जो हमारा रहेगा, एक प्रकार से हम इसको रिवीजन सीरीज कहेंगे। रिवीजन सीरीज कहेंगे, विशेषकर जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, विशेषकर जो मंत्रालय विशेष की जो पहल होती है उन सब पर विशेष प्रश्न रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले वर्षों में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपकी रिवीजन सीरीज प्रारंभ की जा रही है। और इसमें जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको इसमें जो हम रिवीजन कराएंगे ये क्वेश्चन फॉर्मेट में कराएंगे, ना कि टॉपिक वाइज। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में कराने का एक फ़ायदा यह रहेगा कि एक ही प्रश्न में हम 4 से 5 बिंदुओं को जोड़कर देख सकते हैं, कथन वाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने का मेरा यह प्रयास है। तो बुधवार को उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज की करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं सचेत से। ये वर्ड काफ़ी चर्चा में है पिछले 2-3 दिनों से, सचेत। हालांकि हमारे गृह मंत्रालय ने भी इसकी चर्चा की है। हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे गए हुए थे, इन्होंने ही एक प्रकार से इसका उद्घाटन किया। तो ये है क्या? इसको जो है भारतीय तटरक्षक बलों को सौंपा गया है। तो ये है क्या? तो सबसे पहले ये जो सचेत है ये जो है क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज है। क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको जो है सेना को सौंपने के लिए हमारे रक्षा मंत्री जी स्वयं गए हुए थे, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब रक्षा मंत्री जी जहाँ भी जाते हैं या गृह मंत्री कहीं भी जाते हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, किसी योजना की शुरुआत करते हैं, कुछ नया करते हैं, कोई नया योजना या किसी नए भवन का उद्घाटन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो सचेत क्या है? एक अपतटीय गश्ती जहाज है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि सचेत क्या है। दूसरा पूछा जा सकता है कि इसको बनाया किसने? सचेत का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो सचेत का निर्माण हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एक नाम सुना होगा आपने, शिपयार्ड लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि भारत में कितने शिपयार्ड हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से हैं, किस राज्य में है, किस स्थान से संदर्भित हैं। अब इसमें पहले देख लेते हैं सचेत में टोटल 5 अपतटीय गश्ती जहाज बनाए जाएंगे और इस 5 की श्रृंखला में ये जो सचेत है ये पहला है। अभी 4 ऐसे और आते जाएंगे, तो जब भी आएंगे उसकी बात हम करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम क्या देख लेते हैं कि भारत में कितने शिपयार्ड हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है और कहां कहां पर हैं। उनमें से कुछ आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहला नाम, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स
ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और 1960 से लेकर 2020 तक इसने 104 जहाज भारतीय सेना को सौंप दिए हैं, भारतीय नौसेना को सौंप दिए हैं। तो भारत का एकमात्र ऐसा शिपयार्ड है जहां से 104 जहाज का निर्माण किया गया है, युद्धपोतों का निर्माण किया गया है और उसको सौंप दिया गया है भारतीय नौसेना को। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब वर्तमान समय में इसको जो है एकमात्र भारत का शिपयार्ड या कह लीजिए पहला शिपयार्ड जो स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ा था, स्टॉक एक्सचेंज में जिसको जोड़ा गया था, तो ये है स्टॉक एक्सचेंज में जो जुड़ा था वो पहला शिपयार्ड भी यही है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कहाँ पर है ये? तो ये कोलकाता में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नाम आता है, आपने सुना होगा मझगांव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मझगांव डॉकयार्ड, ये कहां पे है? मझगांव डॉकयार्ड जो है ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां है? मुंबई में है। और यहां से क्या बनते हैं? जो ये मझगांव डॉकयार्ड है, यहां से आपको पनडुब्बी जो हमारी सबमरीन बनती हैं, ज़्यादातर सबमरीन हमारी यहीं से बनती है, मझगांव डॉकयार्ड से। और जो हमारे युद्धपोत होते हैं वो भी यहीं पे बनते हैं। तो युद्धपोत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी बनते हैं और मझगांव में भी बनते हैं, लेकिन जो पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियों का ज़्यादातर निर्माण मझगांव डॉकयार्ड में किया जाता है। ये कहाँ पर है? मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत में एक और है, नाम है कोचीन शिपयार्ड, ये भी है, ये भी जहाज़ों को बनाता है, कोचीन शिपयार्ड। ये कहाँ पे है? नाम से ही स्पष्ट है कि केरल में होगा। ठीक है। तो हमने 4 देख लिए। पहले हमने देख लिया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, दूसरा हमने देख लिया मझगांव डॉकयार्ड, तीसरा हमने देख लिया कोचीन और चौथा हमने देखा था कौन सा? गोवा शिपयार्ड। ठीक है। और ये जो सारे शिप बन रहे हैं, ये जो सारे शिप बनाए जा रहे हैं, ये भारत का एक मिशन था। क्या था? सागर, मिशन सागर। तो ये जो मिशन सागर का कॉन्सेप्ट था भारत सरकार का, ये सारे जो शिप यार्ड हैं, जहाँ जैसे आपने गोवा को देखा, गोवा ने जिस प्रकार से अब तटीय गश्ती पोतों का निर्माण किया है, अभी 4 आने बाकी हैं, तो ये मिशन सागर को आगे बढ़ा रहे हैं। मिशन सागर जो भारत सरकार का एक कह लीजिए दूरगामी लक्ष्य है, उसको आगे ये बढ़ा रहे हैं, सागर विजन को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी हाल ही में ये सागर विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी भारत सरकार ने स्टार्ट किया है मिशन सागर, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है और मैंने बताया भी है आपको। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मिशन सागर है क्या, किन देशों को केंद्र बिंदु में लेकर चला जा रहा है। ये आपका होमवर्क है कि मिशन सागर है क्या, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी चर्चा हमने किया है। ठीक है। सागर विजन के बारे में इतना जान लीजिए कि सागर विजन जो है वो है कि हिंद महासागर रीजन में, हिंद महासागर क्षेत्र में क्या है, सभी के लिए सुरक्षा और विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। जो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, सबको साथ लेकर, एक साथ लेकर सभी देशों की सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा जाए, ये भारत का सागर विजन है। और इसी के अंतर्गत मिशन सागर अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है कोविड-19 के दौर में, तो आपको बताना है मिशन सागर का संबंध कहां से है। ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 चीजें और, यहाँ पे जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो इसी के साथ 2 और हमारी हैं, C-450, C-451, इसको भी सेना को सौंपा है, भारतीय नौसेना को सौंपा है। ये क्या है? ये एक इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर हैं। ये जो इंटरसेप्टर हैं C-450, C-451, इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है लार्सन एंड टर्बो ने। ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो, इसके द्वारा बनाए गए हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा भी था, कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं कि भारत सरकार के जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, भारतीय प्रधानमंत्री लार्सन एंड टर्बो के एक कारखाने का उद्घाटन करने लगभग 1 वर्ष पहले गए थे और वो कारखाना आपको बताना है कि कहाँ पे है।
मैं विकल्प दे रहा हूं, एक है गुजरात, एक है महाराष्ट्र, एक है आंध्र प्रदेश। गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में से कहीं पर है। और यहाँ पे जब भारतीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो इन्होंने क्या किया था, जो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तोपों का निर्माण किया जाता है, तो तोप निर्माण किया जाता है, तो ये तोप निर्माण की इकाई है, तो वहाँ पर इन्होंने फोटो भी खिंचाया था और ये फोटो बहुत ही वायरल हुआ था। तो आपको बताना है लार्सन एंड टर्बो के वो कौन सी यूनिट है, कौन सी इकाई है जहाँ पे तोपों का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे युद्धक टैंकों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे टैंक, जो हमारे टैंक होते हैं, युद्धक टैंक, और प्रधानमंत्री जी ने युद्धक टैंक में सवारी भी किया था, तो आपको बताना है वो कौन सी इकाई है। अब दूसरा हम बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न अपना देखते हैं। ये है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहली बात, ये मनाया जाता है 9 मई को। इस प्रकार के जो दिवस होते हैं उनकी ज़्यादातर डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी थीम होती है, तो आपको थीम पता होना चाहिए कि इस वर्ष का उनका विषय क्या रहा है। ठीक है, तो विषय के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको बताना है कि इस वर्ष इसका थीम क्या था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इसका थीम था बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये जो है इसका थीम था। 9 मई को ये मनाया जाता है। अब इसमें 2-3 चीज़ों को और ज़रूरत है जानने की। क्या? कोई भी जो दिवस होता है, कोई भी दिवस होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस दिवस को मनाता कौन है, इस दिवस को मनाता कौन है। तो जो हमारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, इसको 2 संस्थाएं, 2 वैश्विक संस्थाएं और एक गैर सरकारी संगठन जिसको आप NGO बोलते हैं, तीनों मिलकर मनाते हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एक है संयुक्त राष्ट्र की 2 संधि हुई थी, एक था जिसका नाम था वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, ये जो सम्मेलन हुआ था इसके द्वारा। और दूसरा है अफ्रीकन यूरेशियन वाटर वर्ल्ड, अफ्रीकन यूरेशियन वाटर वर्ल्ड। इन दोनों एग्रीमेंट के द्वारा, इन दोनों समझौतों के द्वारा इसकी बात की गई थी और वहीं से इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी। तो नाम याद रखना है आपको, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन और अफ्रीकन यूरेशियन वाटर वर्ल्ड एग्रीमेंट, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको मनाया जाता है। और इसमें जो NGO भाग लेती है, जो NGO इसमें सहयोग करती है, उसका नाम है एनवायरनमेंट फॉर अफ्रीका। एनवायरनमेंट फॉर अफ्रीका एक NGO है, गैर सरकारी संगठन है जो इसमें सहायता करता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार ये भी पता होना चाहिए, कथन में आ जाता है। तो पहली बार ये 2006 में मनाया गया। अब पक्षियों की बात हो रही है तो 2 पक्षियों का नाम आपको याद आना चाहिए। कौन सा? एक है हाउबारा बस्टर्ड। बार बार मैंने बताया है कि हाउबारा बस्टर्ड का नाम इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान द्वारा हर वर्ष इसके शिकार की अनुमति दी जाती है। किसके लिए दिया जाता है? जो गल्फ के हमारे राजकुमार आते हैं, जो अरब देशों के वहाँ के शीर्ष नेतृत्वकर्ता आते हैं, राजकुमार आते हैं, उनके लिए इनके मारने की परमिट, शिकार की परमिट दी जाती है। दूसरा आपको याद रखना है, क्या? एक बीमारी का नाम है एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म। इसको क्यों याद रखना है? इसको इसलिए याद रखना है एवियन बोटुलिज्म को क्योंकि इसके कारण आपके राजस्थान में है सांभर झील। सांभर झील में लगभग हजारों पक्षियों की मौत हुई थी इसी वायरस के कारण, और जो मौत हुई थी वो प्रवासी पक्षी ही थे। तो यहीं से कनेक्ट करके हमने देखा है कि एवियन बोटुलिज्म वायरस की वजह से सांभर झील में हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, एवियन बोटुलिज्म की वजह से सांभर झील में हजारों प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं, एक चर्चा इस समय चल रही है स्वान की। आपने नाम शायद समाचार पत्रों में सुना होगा, देखा होगा, नाम है स्वान। अब आपसे पूछा जा सकता है ये स्वान है क्या? तो ये जो स्वान है एक प्रकार का धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि स्वान क्या है, एक धूमकेतु है, ये आपको पता होना चाहिए। धूमकेतु को कोमेट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या? कोमेट बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो स्वान जो है एक प्रकार का कोमेट या धूमकेतु है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में बहुत चर्चा थी, बहुत अफवाहें भी थी कि पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह गुजरा था। पृथ्वी के निकट से एक क्षुद्र ग्रह गुजरा था जिसका नाम रखा गया था 2020 JJ। ये आपको नाम याद होना चाहिए कि 2020 JJ क्या है। 2020 JJ एक क्षुद्र ग्रह था जो हाल ही में पृथ्वी के समीप से गुजरा था। और जैसे ही क्षुद्र ग्रह की बात आती है, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जापान का एक मिशन है, किसके लिए? ryugyu क्षुद्र ग्रह, RYUGU, ryugyu क्षुद्र ग्रह के लिए जापान का एक मिशन है और इसका नाम रखा गया है हायाबुसा 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले चर्चा में था स्वान, तो स्वान हमने देख लिया कोमेट है या धूमकेतु है। फिर हमें याद आया कि हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि 2020 JJ नामक एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के काफ़ी समीप से गुजरा था। अब जब क्षुद्र ग्रह की बात आई तुरंत हमें याद करना चाहिए भैया क्षुद्र ग्रह की नाम और कहीं भी सुना गया है? जी हाँ, ryugyu नामक एक क्षुद्र ग्रह है। इसके लिए जापान ने जो मिशन रखा है, भेजेगा, उसका नाम है हायाबुसा 2। ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका मिशन है? जापान का एक मिशन है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, अब आपको बता दें कुछ और इस तरह से चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? परसेवरेंस रोवर। ये क्या है? ये भी हाल ही में चर्चा में था। तो परसेवरेंस रोवर क्या है? ये जो रोवर है ये क्या है? नासा का रोवर है और इसको मंगल ग्रह पर भेजेगा नासा। तो याद रखिएगा नासा का रोवर है और इसको मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि भारत का जो मंगल मिशन था, उसमें कौन सा हमारा जो है रोवर भेजा गया था? ये भी आपको बताने की जरूरत है, आप इसको हमें बताएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा परसेवरेंस रोवर ये क्या है? नासा का रोवर है, मंगल ग्रह पर इसको भेजा जाएगा। और एक चीज आपको याद रखना है, क्या? एक नाम याद रखना है, इस समय के लिए महत्वपूर्ण क्यों है अभी बताते हैं। इनका नाम है एलेक्सी लियोनोव। ये क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस वॉक किया था। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने स्पेस वॉक किया था उनका नाम था एलेक्सी लियोनोव। वर्तमान समय में ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा जेसिका मेयर। इनके साथ साथ 2 और लोग थे। ये अंतरिक्ष से वापस आए हैं 3 लोग, 3 अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं। और जो यात्री लौटे हैं उनको किस मिशन के अंतर्गत वापस लाया गया? उसका नाम है एक्सपीडिशन 61। एक्सपीडिशन, ये जो नाम है जिसके अंतर्गत तीनों अंतरिक्ष यात्री को वापस धरती पे लाया गया, इसका नाम था एक्सपीडिशन 62। अब आपको बताना है इसी में एक्सपीडिशन 62 के अंतर्गत वह महिला अंतरिक्ष यात्री भी धरती पे आई हैं जिनके नाम नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि उन अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, जो सबसे लंबे दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाकर वापस एक्सपीडिशन 62 मिशन के अंतर्गत धरती पे आई हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि एक्सपीडिशन 62 के अंतर्गत जो हमारा रॉकेट उतरा वो किस देश की धरती पर उतरा, ये अंतरिक्ष यात्री जो हैं किस देश की धरती पर उतरे, ये भी आपका मेरा प्रश्न है, आप उत्तर बताएंगे। यदि नहीं आता है तो प्लीज आप बताएंगे, नेक्स्ट टाइम हम कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका रिप्लाई करेंगे। तो ये दोनों आपको प्रश्न याद होना चाहिए। एक्सपीडिशन 62 के अंतर्गत जो अंतरिक्ष यात्री थे वो धरती पर वापस आए, किस देश में उतरे ये आप बताओगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक चीज और बता देता हूं, क्या आपको जानना जरूरी है, इसके अंतर्गत एक चीज और जानना जरूरी है कि कौन सा रॉकेट प्रयोग किया गया। तो इस मिशन के अंतर्गत जो रॉकेट प्रयोग किया गया उसका नाम है सोयूज रॉकेट उसका नाम है। और ये जो सोयूज रॉकेट है ये रूस का एक
पावरफुल रॉकेट है, नाम है सोयूज। अब सोयूज रॉकेट से एक चीज़ और याद आ जाना चाहिए। क्या याद आ जाना चाहिए? पिछले दिनों मैंने बताया था क्या, आर्कटिक यम उपग्रह। आर्कटिक यम उपग्रह मैंने बोला था, आर्कटिक एम उपग्रह कौन भेजेगा? रसिया भेजेगा। किस रॉकेट से भेजेगा? सोयूज रॉकेट से भेजेगा, ये भी मैंने बताया था। तो सोयूज का नाम आते ही आपको आर्कटिक एम उपग्रह याद आ जाना चाहिए, जो रूस भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि रूस के पास सबसे ज़्यादा आर्कटिक क्षेत्र है। रूस की जो सीमा है, सबसे ज़्यादा हजारों किलोमीटर की सीमा आर्कटिक क्षेत्र से लगती है, और रूस चाहता है कि आर्कटिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, उस पर निगरानी रखने के लिए कि किस प्रकार से अपने देश की, अपने नागरिकों की रक्षा की जा सकती है और पर्यावरण हित में कुछ कार्य किए जा सकते हैं, उसके लिए आर्कटिक मिशन जो है रूस ने भेजने की बात कही है। किससे भेजेगा? सोयूज नामक रॉकेट से भेजेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात रूस की आती है, तुरंत आपको क्या याद आना चाहिए? जैसे ही बात रूस की आए, तुरंत याद आना चाहिए कि गगनयान मिशन में तुरंत दो चीज याद आना चाहिए, यात्री याद आना चाहिए, डॉक्टर याद आना चाहिए। यात्री कहाँ से हो गए? रूस से हो गए। डॉक्टर कहाँ से हो गए? फ्रांस से हो गए। ठीक है, फिर और क्या याद रखना चाहिए इसके अतिरिक्त? कि रूस की राजधानी है मॉस्को, और मॉस्को में इसरो ने अपना तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित किया है। इसरो की तकनीकी संपर्क इकाई जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? मॉस्को में स्थापित की गई है। मॉस्को के बाद तुरंत आपको पहुंचना चाहिए कि रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। ये आपको पता होना चाहिए। रूस की एक तेल कंपनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है रोसनेफ्ट, ये आपको पता होना चाहिए। कैस्पर स्काई एंटीवायरस आप प्रयोग करते हैं, कहाँ का है? रूस का है, वो आपको पता होना चाहिए। और अल्माज आंटी ये हथियारों की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? रूस की, ये पता होना चाहिए आपको। टॉप 10 हथियारों के विक्रेता में इसका नाम शामिल है, अल्माज आंटी का। और अल्माज आंटी से हम क्या ले रहे हैं? यस 400 ले रहे हैं। क्या है ये? एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। किससे? अल्माज आंटी से। अल्माज आंटी कहाँ की कंपनी है? रसिया की कंपनी है। तो इस तरह से चीज़ों को जोड़कर देखें, निश्चित रूप से बेहतर होती जाएंगी चीज़ें, और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और समझने में भी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगले टॉपिक पे। आप जानते हैं कि इन दिनों अम्फान, ये क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। कहां पर आ रहा है? भारत के पूर्वी तट पर आ रहा है। ठीक है, पूर्वी तट पर लेट हो गया, जो इसका समय दिया गया था उससे लेट हो गया, लेकिन अभी भी आशंकाएं बनी हुई है। तो अम्फान कहां पे आ रहा है? पूर्वी तट पे आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब भारत में आया है, इससे भारत प्रभावित होगा। ठीक है, अब दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा, मेरे भी दिमाग में आता था जब मुझे जानकारी नहीं थी, कि इनका नाम कहाँ से रखा जाता है, कि बार बार जो चक्रवात आते हैं इनका नाम कैसे रखा जाता है। तो वर्तमान समय में आपको बता दूं कि जो आपके देश हैं, जैसे जो हमारे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर को ले लीजिए, जो हिंद महासागर से लगते हुए देश हैं 8 देश। कौन कौन से? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और थाईलैंड हो गया, और थाईलैंड के बाद आप कौन सा है? मालदीव हो गया, मालदीव के बाद हमारा हो गया ओमान हो गया। तो ये सारे देश मिलकर तूफानों का, हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नामकरण करते हैं। प्रत्येक देश 10 नाम देता है, उसके बाद वो संस्था जो है, हमारी वैश्विक जो संस्था है, वो उन्हीं में से एक नाम चुनती है। मतलब क्रम से रहता है कि इस बार का नाम है, यदि ये जो अम्फान नाम है, पहली बात इसको दिया है थाईलैंड ने दिया है, तो अगला जो तूफान आएगा वो कोई और देश उसका नाम देगा। मतलब इससे क्या होता है कि एक तो तूफानों के बारे में जागरूकता बढ़ती है, और इस वजह से लोगों को आसानी से बचाने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जब पहले से पता चल जाता है तो निश्चित रूप से सहायता मिलती है। तो कैसे नामकरण होता है, ये चीज़ आपने सीख लिया।
और दो चीज़ और जान लीजिए क्या, कि जो इस तरह के तूफान होते हैं जब उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो ये घड़ियों के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं। मतलब घड़ी इस तरह से क्लॉकवाइज चलती है तो ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो भी हमारा चक्रवात आता है वो घड़ी के विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन यदि यही दक्षिणी गोलार्ध में मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में आया होता तो ये पापुआ न्यू गिनी रीजन से इस तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऐसे बढ़ता। मतलब जो चक्रवातीय तूफान होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में उनकी जो चलने की गति की दिशा होती है घड़ियों की गति के दिशा के विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उनकी घड़ियों की विपरीत दिशा क्यों नहीं, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ियों की दिशा में गति करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात एक चीज और जान लीजिए क्या, चक्रवात आने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या? सबसे पहली बात है कि समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। समुद्र सतह का तापमान सबसे पहली बात है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि कोरियोलिस बल, बहुत कम लोगों ने, यदि आप यूपीएससी या राज्य विशेष से नहीं जुड़े होंगे तो शायद ना जानते हो, तो कोरियोलिस बल का प्रभाव कम होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर चलने वाली हवाएं नहीं होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से चक्रवात के बारे में हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब कुछ चक्रवात पहले भी पूर्व में आ चुके हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं क्योंकि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एक चक्रवात था क्यारा, ये आया था अरब सागर में। दूसरा है क्लाउडिया, क्लाउडिया ये नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, एंड ब्लैक। क्लाउडिया एंड ब्लैक ये कहां पे आया? ये आया ऑस्ट्रेलिया में। क्लाउडिया एंड ब्लैक ये आया ऑस्ट्रेलिया में। डायने नामक चक्रवात आया था माडागास्कर में। डायने नामक चक्रवात आया मेडागास्कर में। और आपको पता होना चाहिए कि इस चक्रवात से निपटने के लिए मेडागास्कर में जो राहत सामग्री भेजी गई थी उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन बनीला। और ऑपरेशन बनीला में जो जहाज भेजा गया था उसका नाम था INS एरावत, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक चक्रवात और आया था जापान में, 3 आए थे, क्रोसा नारी फ्रांसिस्को, क्रोसा नारी फ्रांसिस्को। ये कहाँ पे आए थे? ये जापान में आए चक्रवात हैं, क्रोसा नारी और फ्रांसिस्को। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें टाइफून वैली और टाइफून लेकिमा, वैली और लेकिमा ये कहाँ पे आए थे? ये चीन में आए थे, टाइफून वैली और टाइफून लेकिमा, ये आपको पता होना चाहिए। फैनी पूर्व में भारत में आया था, पूर्वी तट पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, फैनी चक्रवात भारत में ही आया था, ठीक है। हुदहुद भारत में आया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक और याद रखिएगा, मकानू, ये कहाँ पे आया था? मकानू ये आया था ओमान में। और ओमान में जब ये चक्रवात आया था तो भारतीयों को निकालने के लिए यहाँ पे प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन निस्तार, ऑपरेशन निस्तार, ठीक है। किसके लिए? मकानू चक्रवात जो ओमान में आया था उसके लिए प्रारंभ किया गया था। तो जो कुछ चक्रवात थे, चक्रवात से संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे उनकी चर्चा हमने कर लिया है निश्चित रूप से। अब आपको फ्री रहना है कि कोई भी चक्रवात का प्रश्न जो होगा वो आप कर ले जाएंगे। चक्रवात से संबंधित कुछ भी बचा नहीं है, यदि कुछ बचा होगा तो आगे के समय में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस समय यदि देखें तो वर्ष 2020 जो चल रहा है ये संक्रमण वायरस का वर्ष एक प्रकार से कह लीजिए। विभिन्न वायरस दिखाई दे रहे हैं, प्रकोप, विभिन्न वायरस का प्रकोप इस वर्ष में दिखाई दे रहा है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं इसका नाम है कावासाकी बीमारी। कावासाकी बीमारी। कावासाकी बीमारी ये है क्या? सबसे पहली बात, ये जो बीमारी है ये बच्चों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? बच्चों को प्रभावित करती है। और जब बात बच्चों की आई तो उम्र भी उनकी 5 से 16 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करती है, ठीक
ठीक है। तीसरी बात इसमें जानना है कि इस बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी में जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं वो प्रभावित होती हैं, और रक्त वाहिनियों के प्रभावित होने के कारण एक प्रकार से देखें तो हृदय को खून की आपूर्ति, ब्लड की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और इससे निश्चित रूप से व्यक्ति की मृत्यु होती है, बच्चों की मृत्यु होती है। इसमें क्या है, इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, त्वचा पर लाल व काले धब्बे देखने को मिलते हैं, लाल धब्बे देखने को मिलते हैं। जो हमारी त्वचा है उसमें सूजन देखने को मिलती है, मुंह के अंदर भी तरह तरह के छाले पड़ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण इसमें होते हैं। मेन इसमें जो है वो है रक्त वाहिनियों पर असर पड़ता है, रक्त वाहिनियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई शरीर में प्रभावित होती है और बच्चों की मृत्यु होती है। ठीक है, रक्त वाहिनियों में सूजन के कारण ही हृदय की धमनियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे बच्चों की मृत्यु होती है। इससे यदि हम देखें तो जापान, कोरिया, ताइवान, ये पहले इन्हीं देशों में देखने को मिलता था। जापान, कोरिया, ताइवान, इसका जो पहला मामला आया था वो आया था जापान में देखने को मिला था। और ये जो डॉक्टर थे जिन्होंने इस मामले की पहचान किया था और इन्होंने बताया था कि ये जो है कावासाकी बीमारी है, उनका नाम था टोमीसाकु कावासाकी उन डॉक्टर का नाम था, और उन्हीं के नाम पर ही इस बीमारी का नाम रख दिया गया। कावासाकी बीमारी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब बात किया जाए कि इसका पहला मामला कब देखने को मिला था, तो 1967 में इसका पहला मामला देखने को मिला था। कहाँ पर देखने को मिला था? जापान में देखने को मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब बात हो रही है बीमारियों की तो 2-3 चीज़ें आपको देख लेना चाहिए जो मैं बार बार बताता हूं। जब तक कि आप रट नहीं लोगे तब तक मैं बताता रहूँगा। क्या एक एंटीवायरस था, सॉरी वो एंटीवायरस नहीं था, इसको बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दवा थी। क्या नाम था? फोजोलिसिस नामक एंटीबायोटिक का पता कहाँ पे चला था? मैक्सिको में पता चला था। मैक्सिको के जंगल हैं वहाँ पे पता चला था। दूसरा, हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है एक मुहिम चला रहा है, सांस, SAANS। ये जो सांस मुहिम है, पूछा जाता है कि किस लिए चलाया गया है, तो ये जो सांस नामक मुहिम है ये निमोनिया से बचाने के लिए, निमोनिया प्रभावित लोगों को ठीक करने के लिए, मतलब निमोनिया से बचाव के लिए चलाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप मालदीव का नाम बार बार आ रहा है तो आपको बता दूं कि मालदीव को 30,000 खसरा रूबेला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, खसरा रूबेला, ये जो खसरा और रूबेले का टीका है 30,000 टीके को मालदीव को भेजा गया था, भारत सरकार द्वारा जो है मालदीव को उपलब्ध कराया गया था। तो आपसे कथन में पूछा जा सकता है कि मालदीव को कौन सा टीका भारत सरकार ने इस भारी मात्रा में उपलब्ध कराया था, तो इसका नाम है खसरा रूबेला टीका। और यदा वायरस आप सब ने सुना होगा। यदा वायरस कहाँ पे पाया जाता है? ये पहली बात, ये मच्छरों से होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है, यदा वायरस, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो जो वैश्विक स्तर पर कोरोना प्रभावित देश हैं उस सूची में भारत का स्थान है 17वां, और ये बताया किसने है? WHO ने बताया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में 17वें स्थान पे है, तो अभी हाल ही में एक संस्था है, नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने क्या किया है? इसने कोविड-19 से निपटने के लिए अपने सदस्य देशों को कुछ राहत दिया है। कितना? $2 मिलियन का राहत दिया है, $2 मिलियन की आर्थिक सहायता दी है। किसको? सदस्य देशों को। किसने दिया है? ADB ने दिया है। किस लिए दिया है? कोविड-19 से निपटने में दिया है। अब अगर ADB ने दिया है तो सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि ADB का मुख्यालय कहाँ है। दूसरी बात पता होना चाहिए इसके प्रमुख कौन है। ठीक है, तो ADB का मुख्यालय कहाँ है ये आप बताओगे। प्रमुख कौन है? मसात्सुगु आसाकावा,
इस प्रश्न के साथ साथ मैं एक प्रश्न और आपसे पूछ रहा हूं, क्या पहला आप बताओगे कि एडीबी का मुख्यालय कहां है, दूसरा आप हमें बताओगे कि सार्क के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं, तो सार्क के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो सार्क के नए अध्यक्ष का नाम क्या है ये आप बताओगे। तो दो प्रश्न यहां से आपसे मैं पूछ रहा हूं, पहला एडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, दूसरा प्रश्न सार्क के प्रमुख कौन है वो आप हमें बताओगे। ठीक है, और इसमें दो चीजें और याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों से संबंधित बीमारी है ये कावासाकी, तो इसी से संबंधित दो चीजें और याद रखना है। क्या याद रखना है, कोल्ड बेस्ड पीसी, ये क्या थी, ये खांसी की एक दवा थी और इसमें क्या पाया गया था, डाई इथाइल ग्लाइकोल, डाई इथाइल ग्लाइकोल, ये सब में होता है, खांसी की जो दवा होती है सब में होता है, लेकिन इसमें इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा थी और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लगभग 20 बच्चों की मौत हुई थी। ठीक है, तो डाई इथाइल ग्लाइकोल की वजह से जो खांसी की दवा में प्रयोग की जाती है, विशेष रूप से कोल्ड बेस्ड पीसी में, इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा थी जिससे जम्मू कश्मीर के 20 बच्चों की असामयिक मौत हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक दवा और याद रखिएगा, क्या, दसाटिनिब। क्यों याद रखना है दसाटिनिब को, इसलिए याद रखना है, पहली बात तो दसाटिनिब किसकी दवा है, ये कैंसर की दवा है। याद क्यों रखना है कि इसकी जो कंपनी थी जिसने इसका पेटेंट लिया था, जिसने बनाया था, उसका नाम था शिल्पा मेडिकेयर। तो शिल्पा मेडिकेयर ने इस दवा को अब जेनरिक दवा घोषित कर दिया, मतलब जेनरिक दवा की सूची में डाल दिया है। मतलब पहले शिल्पा मेडिकेयर, जैसे मान लीजिए जेनरिक दवा में जो दवाएं मिलती हैं वो कम दाम पर मिलती हैं, ठीक है, तो जेनरिक दवा में घोषित होने के बाद, शिल्पा मेडिकेयर द्वारा दिए जाने के बाद, निश्चित रूप से जो कैंसर के रोगी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और कम दाम में बेहतर दवा उनको मिल सकेगी। ठीक है, तो दसाटिनिब याद रखिएगा किसकी दवा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चक्रवात हमने देख लिया और हमने देख लिया इसके बारे में, कावासाकी बीमारी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्या है हमारा। तो अगला जो हम देखने वाले हैं वो है कुछ जीआई टैग के बारे में देखेंगे। जीआई टैग के बारे में जो देखने जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नाम है तेलिया रुमाल, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है और वर्ष 2020 में जितने जीआई टैग दिए गए हैं, पूर्व में भी मैंने बताया था, आज भी रिपीट कर दूंगा। तो क्योंकि जो 2020 में आप परीक्षा देने जा रहे हो, यदि जीआई टैग से प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से इन्हीं से बनेगा जो 2020 में दिए जा चुके हैं। और अभी तक 2020 में लगभग 5 से 6 जीआई टैग दिए गए हैं, वो आपको पता होना। अब यह है तेलिया रुमाल, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात, ये जो तेलिया रुमाल है ये है क्या, तो नाम से ही स्पष्ट है रुमाल। इसमें क्या है, 3 रंग प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन सा, लाल, काला, सफ़ेद, ये 3 रंग प्रयोग किए जाते हैं। 3 रंगों के प्रयोग से इस रुमाल को बनाया जाता है और ये हस्त निर्मित रुमाल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हस्त निर्मित रुमाल होती है। ठीक है, अब जीआई टैग में दूसरा प्रश्न बनता है कि ये किस क्षेत्र विशेष से है। तो किस क्षेत्र विशेष से है, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कहाँ से है, तेलंगाना। तो याद रखिएगा, तेलिया रुमाल जिसको जीआई टैग मिला है वो तेलंगाना से संबंधित है और एक हस्तशिल्प से बनी हुई एक रुमाल है। ठीक है, अब आगे क्या हमें देखना है, पिछले दिनों क्या क्या किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले मिला था गोरखपुर, याद रखिएगा, गोरखपुर टेरिकोटा। अब आपको पता होना चाहिए गोरखपुर कहाँ पे है, यूपी में है गोरखपुर। और गोरखपुर का नाम याद आते ही आपको 2 चीज़ याद आना चाहिए, क्या, पानीपत और गोरखपुर में कुछ समानता है। किस चीज़ की समानता है, 2G एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पर, गोरखपुर में भी और पानीपत में। दूसरा, गोरखपुर की एक महिला है, नाम है सामिया नसीम, ये अमेरिका में अभी हाल ही में जज बनी है, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए, सामिया नसीम। ये कहाँ पे जज बनी है, अमेरिका के एक प्रांत में जज बनी है, तो सामिया नसीम का भी नाम याद होना चाहिए। कहाँ से संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित है। दूसरा जो जीआई टैग मिला था वो था कोबिल
पट्टई, कोविलपट्टई स्थान का नाम है। कडलई, मिठाई, कोविलपट्टई कदलई मिठाई ये एक मिष्ठान है और ये जो मिष्ठान है इसको भी जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का मिष्ठान है? ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। यदि जिले की बात करें इसके तो थूथुकुडी जिला है, वहाँ का ये मिष्ठान है। तो याद रखिएगा कोविलपट्टई कदलई मिठाई। ठीक है, तो 2 हमने देख लिया। अभी हमें क्या देखना है? काश्मीरी जो हमारा सैफरोन होता है जिसको केसर बोलते हैं उसको भी जीआई टैग दिया गया। तो नाम से ही स्पष्ट है, वहाँ आप गलती नहीं करोगे। दूसरा क्या था? ब्लैक राइस, इसको ये आप बोलते हैं चकहाव, चकहाव काला चावल। चकहाव काला चावल कहाँ का है? सबसे पहली बात है मणिपुर का चावल है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है वर्ष 2020 में। तो चकहाव ब्लैक राइस को भी जीआई टैग दिया गया है। अब बात आती है, यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि चकहाव ब्लैक राइस का रंग ब्लैक क्यों होता है, इसका रंग काला क्यों होता है? तो एर्थोसाइनिन के कारण इसका रंग काला होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि चकहाव या काला चावल जो है उसका रंग काला इसलिए होता है क्योंकि एर्थोसाइनिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और बचा है जो इस वर्ष जीआई टैग मिला है, नाम है सोहरई कोहबर। सोहरई कोहबर ये क्या है? सोहरई खोबर ये है क्या? ये झारखंड हजारीबाग से संबंधित है। ये मिट्टी और रंगों के प्रयोग से बनाई जाने वाली एक कलाकृति है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? झारखंड से है, हजारीबाग से संदर्भित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जीआई टैग से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं इस वर्ष उनकी चर्चा विधिवत रूप में आप सबके लिए कर पाया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है भरतपुझा नदी, ये कहाँ पे है? भरतपुझा नदी। पूछा जा सकता है कि भरतपुझा नदी है कहाँ पे? तो भरतपुझा जो नदी है, झा है ये, छानी झा, झरना वाला झा है। तो भरतपुझा नदी कहाँ पे है? तो ये केरल में नदी है और पेरियार नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा नदी। ये चर्चा में क्यों है? सबसे पहली बार इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कहाँ? अन्नामुडी की बोलते हैं की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अन्नामलाई की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। और कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु, क्योंकि अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में हैं। तो तमिलनाडु के अन्नामलाई से इसका उद्गम हुआ है। अब बात आती है इसकी चर्चा हमने क्यों किया? तो अभी हाल ही में हमारे पर्यटन मंत्री जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, तो पर्यटन मंत्री जो हमारे हैं भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं, 9 मई को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित नीला नदी की खोज, इसका दूसरा नाम है क्या है? नीला नदी, नीला। ठीक है, नीला नदी की खोज शीर्षक पर देखो अपना देश वेबिनार की 17वीं श्रृंखला आयोजित की गई थी। देखो अपना देश वेबिनार की 17वीं श्रृंखला आयोजित की गई थी, जिसमें नीला नदी जो है, इस नदी के किनारे जो भी स्थल स्थित हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। उन्हीं पर आधारित ये केंद्रबिंदु पे रखी ये योजना थी जिसका नाम था देखो अपना देश, और ये वेबिनार की 17वीं श्रृंखला है। इससे पहले भी देखो अपना देश की 16 श्रृंखला हो चुकी है। तो 17वीं श्रृंखला जो थी वो नीला नदी के रीजन पर आधारित थी, नीला नदी के क्षेत्र पर आधारित थी, और नीला नदी का ही नाम है भरतपुझा नदी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको नीलासो नदी भी कहते हैं। ठीक, अब बात हो रही है केरल की, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, भरतपुझा नदी कहाँ की है? केरल की है, पेरियार के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल का एक था तिरुर पान के पत्ते, तिरुर पान के पत्ते, इसको मिला था जीआई टैग। ठीक है,
और तिरुर पान के पत्ते में, ये नाम से ही स्पष्ट हो गया कि तिरुर में है। तिरुर से एक चीज़ आपको याद आना चाहिए, क्या कि तिरुर में क्या है, शास्त्रीय भाषाओं का केंद्र। शास्त्रीय भाषाओं का जो केंद्र है, शास्त्रीय भाषाओं का केंद्र माना जाता है तिरुर को। यदि बोला जाए भारतीय भाषाओं का केंद्र, भारतीय भाषाओं का जो केंद्र है वो मैसूर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषाओं का केंद्र है तिरुर में और भारतीय भाषाओं का केंद्र मैसूर में है। इसके अतिरिक्त इनकी एक योजना है, नाम है कुदुम्बश्री। इसको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसमें 25 रुपए में आप भोजन दे रहे हैं। राज्य सरकार जो है ये होटल बना रही है कुदुम्बश्री, और यहाँ पे 25 रुपए में लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनको भोजन उपलब्ध कराएगी 25 रुपए में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त CFL फिलामेंट और इस तरह की जो भी विद्युत ज़्यादा लेती थी, जो भी प्रकाश के लिए प्रयोग की जाती थी और विद्युत ज़्यादा खर्च होती थी जिनमें, जैसे CFL और फिलामेंट, इन सब को केरल सरकार ने नवंबर से बैन कर दिया है। नवंबर के बाद केरल राज्य में इस तरह की कोई भी चीज़ें प्रयोग में नहीं लाई जाएंगी। यदि कोई प्रयोग में लाता है तो निश्चित रूप से उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है PM ई विद्या योजना। ई विद्या योजना, PM ई विद्या योजना, ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है क्या? आप जानते हैं कोविड-19 के दौर में भारत के शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। और जब स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों में तो कुछ बेहतर स्थिति कही जा सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बच्चों के पास, अभिभावकों के पास मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता नहीं है, वहां निश्चित रूप से उनका 100% विराम लग गई है शिक्षा गतिविधियों पर। ऐसे में केंद्र सरकार का प्रयास है कि यदि किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, क्योंकि अब ज़्यादातर ग्रामीण आबादी में टीवी जो होती है इसकी पहुंच हो गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि एंड्रॉयड नहीं है, किसी के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो निश्चित रूप से टीवी यदि है तो उसका कनेक्शन होगा। तो यदि टीवी है तो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए जाएं चैनल पर, DD न्यूज़ पर या जो भी सरकारी चैनल हैं उन पर। उन कार्यक्रमों में क्या करना है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की क्लास के लिए रेगुलर प्रतिदिन वीडियो क्लासेज उपलब्ध कराई जाएं। अलग अलग चैनल बनेंगे 1 से लेकर 12 तक, और इस पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक का जो पाठ्यक्रम होता है उस पर आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो केंद्र सरकार का यही प्रयास है और इसी को ध्यान में रखकर PM ई विद्या योजना लॉन्च की गई है। कहने का मतलब है डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा में बहुआयामी पहुंच स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। तो याद रखिएगा, PM ई विद्या में क्या क्या है, 1 से 12 तक के विद्यार्थियों पर केंद्रित है। 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग चैनल बनाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा और उनका प्रसारण कराया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो और ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण रूप से विराम ना लगे। इसके अतिरिक्त एक और योजना चालू की गई है, नाम है मनोदर्पण कार्यक्रम। ये दोनों साथ में प्रारंभ की गई है। अब ये मनोदर्पण कार्यक्रम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मनोदर्पण कार्यक्रम है छात्रों, परिजनों एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग के लिए। छात्रों, परिजनों एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव के लिए, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए, सहयोग के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। तो मनोदर्पण क्या है और PM ई विद्या क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं गणना मिशन ये क्या है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं गणना मिशन, इसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक कक्षा 5 के बच्चों में सीखने का स्तर एवं निष्पादन सुनिश्चित कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं गणना मिशन जो है वर्ष 2025 तक कक्षा 5 के बच्चों में सीखने का स्तर एवं निष्पादन का स्तर सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास किया गया, प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। तो 3 कार्यक्रमों को आपने देख लिया, कौन कौन से, PM ई विद्या, मनोदर्पण कार्यक्रम और राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं गणना मिशन।
अब इसमें दो चीज़ें और देखनी है आपको। सबसे पहला STI 1499 क्या है? STI 1499 ये है क्या? चर्चा में है, इसलिए इसकी बात करना जरूरी है। यह एक एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है। आप जानते हैं कोविड-19 में जब कोई दवा नहीं कार्य कर रही है तो ऐसे में निश्चित रूप से जब व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी, बेहतर एंटीबॉडी का विकसित हो जाएगी तो निश्चित रूप से कोविड-19 से हम लड़ सकते हैं। तो जो STI है ये एक प्रकार की एंटीबॉडी है और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है बायोटेक कंपनी ने और सोरेंटो थेरापी, इसका नाम है, बायोटेक कंपनी ने इसको बनाया है। पहली बात, बायोटेक कंपनी के अंतर्गत जिन्होंने इसको बनाया है उनका नाम है सोरेंटो थेरापेटिस। ठीक है, सबसे पहली बात STI 1499 एक एंटीबॉडी है। बायोटेक कंपनी के अंतर्गत सोरेंटो थेरापेटिक्स नामक संस्था ने, नामक कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, अब इसका निर्माण किया है, एक एंटीबॉडी है, इतनी चीज़ें आपको पता हो गई और ज़रूरी था। तो नाम आपको पता होना चाहिए, नाम से यदि पूछा जाए तुरंत आप बता सके कि एक एंटीबॉडी है। इसमें विकल्प में दिया जा सकता है कि STI 1499 एक एंटीबॉडी है, एक वैक्सीन है, एक वायरस से संक्रमण से लड़ने में कारगर दवा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, कोविड-19 से जुड़ा हुआ। अभी हाल ही में WHO ने प्रारंभ किया है ग्लोबल सॉलिडिटरी ट्रायल। इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों ने देखा भी होगा। यदि देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्लोबल सॉलिडिटरी ट्रायल है क्या? WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये प्रयास कर रहा है कि कौन सी दवाएं कोविड-19 के दौर में बेहतर काम कर रही हैं, कौन सी ऐसी दवा है जो वैश्विक स्तर पर ज़्यादातर काम में लाई जा रही है और उसके प्रभाव भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए WHO ने जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं जिसका प्रयोग किया जा रहा है पूरे विश्व के स्तर पर, जैसे आप जानते हैं, पहला नाम आता है रेमडेसिविर, जो कि बनाई गई थी इबोला के लिए, जापान द्वारा बनाई गई थी रेमडेसिविर। इसके अतिरिक्त दवा आती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मलेरिया की दवा है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं एड्स की दवा थी दो, कौन सा? लोपिनाविर और रिटोनाविर। इनको लेकर तो 3 दवाएं प्रमुख रूप से कौन कौन सी? रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लोपिनाविर और रोटिनाविर। इनके साथ साथ एक हमारा बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन बोलते हैं इसको, बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका नाम है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन, लोपिनाविर, रिटोनाविर, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो 4-5 दवाएं हैं, इसको लेकर WHO रिसर्च कर रहा है और पता लगाने का प्रयास कर रहा है कौन सी दवा है जो कोविड-19 से निपटने में बेहतर ढंग से काम में लाई जा सकती है, जिसका प्रभाव सबसे बेहतर है। तो इसके लिए कार्यक्रम इन्होंने चालू किया है ग्लोबल सॉलिडिटरी ट्रायल, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात WHO की आए तुरंत आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसकी प्रमुख अक्सर पूछी जाती हैं। वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख आपको रटे होने चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए। तो WHO के जो प्रमुख हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानो, ये भारत भी आए हुए थे, इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात एक और आपको याद रखना है, क्या? एक यूनिसेफ संस्था है, यूनिसेफ संस्था ने ड्राइंग्स इन द टाइम ऑफ कोरोना एक मुहिम प्रारंभ की है। क्या नाम है इसका? ड्राइंग्स इन द टाइम ऑफ कोरोना। किसने प्रारंभ किया है? यूनिसेफ ने। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनिसेफ भी एक वैश्विक संस्था है। यूनिसेफ की जो प्रमुख है उनका नाम है हेनरिटा H4, हेनरिटा H4 हेनरिटा H4 ये यूनिसेफ की प्रमुख हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ड्राइंग्स इन द टाइम ऑफ कोरोना मुहिम जो है यूनिसेफ ने प्रारंभ की है। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, क्या कि अभी हाल ही में पता चला है, आज की ही रिपोर्ट है, क्या कि माइक्रोबैक्टीरियम W, मैंने पहले बता दिया है इसके बारे में, लेकिन आज अभी पता चला
माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू एक कुष्ठ रोगों की एक दवा थी और इसका प्रयोग एम्स भोपाल में कोविड-19 के मरीजों पर किया जा रहा था और बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। तो ये भी दवा आपको पता होना चाहिए किसके प्रयोग में लाई जाती है ये। तो माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू जो है ये कुष्ठ रोगों की एक दवा है और इसका प्रयोग हाल ही में एम्स भोपाल ने किया और सकारात्मक लक्ष्य देखने को मिले, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, कल नहीं बुधवार को मिलते हैं। अब बुधवार को मिलते हैं। बुधवार को हम जो प्रश्नों की नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत मिलेंगे और हम उम्मीद करते हैं जैसे अभी तक आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये आशीर्वाद और प्यार और सहयोग आपका बना रहेगा। तो निश्चित रूप से हम भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट आप तक उपलब्ध कराया जाए। और एक बार फिर से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, ये प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करना और शेयर करना ज़रूरी है। आप यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप अपनी कमियों, मेरी कमियों को बताएंगे तो निश्चित रूप से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे बस इतनी सहयोग की अपेक्षा है कि यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, 3 कार्य हैं आपके। एक जिम्मेदारी आपकी भी है, तो ये जिम्मेदारी का निर्वहन करिए और हम आपको इसी तरह से बेहतर चीज़ें आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सोमवार को करंट अफेयर्स के सेशन में और बुधवार को हम आने वाले एक दिन के अंतराल पे मिलते हैं आपसे अपनी नई रिवीजन सीरीज में। तो उम्मीद यही है कि उसको भी आप इसी तरह से सहयोग करेंगे, प्यार देंगे। तो यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।